आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण के निर्जीव घटक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी जल। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो पर्यावरण के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से दो माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव। और यहाँ पर पूछा गया है निर्जीव घटक से संबंधित नहीं है। तो साथियों, प्रकाश जो है एक प्रकार से निर्जीव घटक है, जलवायु निर्जीव घटक है और जल भी निर्जीव घटक है। साथियों, जो प्रोटोजोआ है वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, अर्थात सजीव घटक है। साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। ये क्या है? सजीव घटक है साथियों पर्यावरण का। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है। पृथ्वी का जो आंतरिक जो भाग होता है अंदर का, उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो उत्पन्न उष्मा होती है उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की जो भूपृष्ठ होती है उसके अंदर जो गर्मी होती है उससे उत्पन्न होती है साथियों ये। और भूतापीय जो ऊर्जा है, जो हमारे खनिज है, उनके रेडियोधर्मी जो निकलते हैं उनके क्षय से आती है। पृथ्वी जो अंदरूनी हिस्सों में अधिक गर्म हो जाती है। और ये जो ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा, इस भूतापीय ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है साथियों बिजली उत्पादन में किया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे उद्योग जो पूर्णतया मुख्यतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। ऑप्शन ए लघु उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, ऐसे जो उद्योग है जो पूर्णतया या मुख्यतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण रूप से एक व्यवसाय के रूप में, एक अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, तो वो साथियों कुटीर उद्योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो कुटीर उद्योग होता है इसमें पूंजी का जो निवेश होता है वो नाम मात्र का ही होता है। और इसमें जो उत्पादन होता है वो हाथ से होता है। कुटीर उद्योग में जो उत्पादन किया जाता है वो हाथ से उत्पादन किया जाता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग कहा जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, दीनदयाल हथकरघा योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो दीनदयाल हथकरघा योजना थी वो लागू करने वाली जो सरकार थी वो थी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू की गई थी। और किसके लिए लागू की गई थी? बुनकर जो थे हमारे, बुनकरों के उत्थान के लिए साथियों। जो दीनदयाल योजना थी केंद्र सरकार के द्वारा बुनकरों के उत्थान हेतु 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2000 में कब, तो साथियों आप सभी साथी ध्यान रखें 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई थी दीनदयाल हथकरघा योजना, जो कि बुनकरों के उत्थान से संबंधित है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लुप्त प्राय प्रजातियों की एक लाल डाटा बुक में हरे रंग की सूचना किस प्रकार की प्रजाति को दर्शाती है? ऑप्शन ए विलुप्त, ऑप्शन बी पुनः प्राप्त करना, ऑप्शन सी लुप्त प्राय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, जो लुप्त प्राय जो प्रजाति होती है, जो दुर्लभ प्रजाति होती है, उनके लिए
लाल डाटा बुक में प्रजातियों के विलुप्त जो होती है उसके अनुसार रंग कोड सूचना शामिल होती है, और जो रंग कोड में यहाँ पर हरे रंग कोड की बात की गई है। साथियों जो हरे रंग कोड होता है वो पुनः प्राप्त करना से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साथियों, पुनः प्राप्त करना। जो हरा रंग का कोड होता है वो उन प्रजातियों के लिए है जो कभी लुप्त प्राय थी, जो कभी लुप्त हो चुकी थी लेकिन अब फिर से उभरने लगी है, अर्थात उनको पुनः प्राप्त किया जा रहा है साथियों। तो हरा रंग जो है पुनः प्राप्त करना को दर्शाता है साथियों, लुप्त प्रजातियों को पुनः प्राप्त करने की स्थिति को दर्शाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पत्ती में मौजूद प्रकाश संश्लेषक कोशिकाएं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसे कहा जाता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए जाइलम कोशिकाएं, ऑप्शन बी मेसोफिल कोशिकाएं, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों जो पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषक कोशिकाएं होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार की कोशिकाएं कहा जाता है साथियों उसको कहा जाता है मेसोफिल कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेसोफिल कोशिकाएं। जिस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्ती की मध्य परत में होता है, जिसे हम मेसोफिल कोशिकाओं के रूप में जानते हैं साथियों। जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, मेसोफिल कोशिकाओं के रूप में, जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट उत्तरदायी होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, उनको हम मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित हीनता जन्य रोग में से कौन 1 वर्ष से कम बच्चे को प्रभावित करता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी बोनापन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों हीनता जन्य रोगों की बात की गई है, और जो मुख्य रूप से हीनता जन्य जो रोग होते हैं वो मैरास्मस, क्वासिकोर जैसे रोग होते हैं साथियों। और यहाँ पर जो होता है 1 वर्ष से कम बच्चे को प्रभावित करता है ऐसा हीनता जन्य रोग साथियों सूखा रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूखा रोग होता है साथियों जिसे हम मैरास्मस भी कहते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। और इस बीमारी के कारण जो लक्षण होते हैं जैसे त्वचा मुड़ जाना, आँखों का धस जाना, पतला चेहरा, अंगों का पतला हो जाना, पेट की दीवारें, मंद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी हमारे सूखा रोग अर्थात मैरास्मस से संबंधित साथियों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हीनता जन्य रोग जो 1 वर्ष से कम बच्चे को प्रभावित करता है वो सूखा रोग होता है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे प्यार का हार्मोन कहा जाता है। लव हार्मोन भी कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए ल्यूटेनिंग हार्मोन, ऑप्शन बी पैरा हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन डी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं साथियों। लव हार्मोन किसे कहते हैं साथियों, जो लव हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है साथियों केवल महिलाओं में पाया जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए लव हार्मोन किन में पाया जाता है तो लव हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। और ये जो होता है प्रसव पीड़ा या जनन का हार्मोन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही मादाओं में दूध का स्राव करता है साथियों। आप सभी साथी इन सभी को ध्यान रखें ऑक्सीटोसिन हार्मोन से संबंधित विशेषताओं से। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी हरे पत्तेदार सब्जियां, तीसरा है हमारा नमक, चौथा है केकड़े। साथियों जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए इनमें से कौन सा आयोडीन का स्रोत है। ऑप्शन है 1 या 2 सही है, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जो आयोडीन है इनमें आयोडीन जो प्राप्त होता है साथियों मछली से प्राप्त होता है, नमक से प्राप्त होता है और केकड़े से प्राप्त होता है साथियों। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे हमारा आयोडीन प्राप्त नहीं होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें।
हमारा राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्या है, समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्र में पाए जाने वाले हैं, तो इनमें आयोडीन पाया जाता है साथियों, मछली, नमक और केकड़े। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। राजस्थान का जो कश्मीर कहा जाता है साथियों, उदयपुर को कहा जाता है, और इसको राजस्थान के कश्मीर कहने के साथ साथ पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, उदयपुर को ही पूर्व का वेनिस कहते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है? भूजल का क्षरण, मैंग्रोव आर्द्र भूमि का विनाश, ऑप्शन सी प्रजातियों की विलुप्त होने की दर में वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है साथियों। इनमें से जो सभी गतिविधियां हैं वो मानव की गतिविधियों से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है साथियों। मानव का आधुनिक विकास के लिए जल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, भूजल का क्षरण हो रहा है साथियों इससे, और अधिक जल के उपयोग हो जाने से भूजल का क्षरण हो रहा है। वनों को बड़े स्तरों पर काटा जा रहा है, मैंग्रोव आर्द्र भूमि का विनाश हो रहा है साथियों। और जब वनों को काटा जा रहा है तो प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर है साथियों, और प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर उनमें निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। साथियों ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना पद्धति है जिसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए सिद्धमुख नहर परियोजना, ऑप्शन बी भीखा भाई सागवाड़ा नहर, ऑप्शन सी नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन डी यमुना जल सिंचाई परियोजना। आप सभी साथी ध्यान रखें, यहाँ पर नोहर जो हुआ है नहर समझे साथियों, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर साथियों। जो नर्मदा नहर परियोजना थी वो सिंचाई की पहली ऐसी परियोजना थी जिसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का प्रावधान था साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CCE में जो कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन जरूरी है साथियों रखा गया है। साथियों CCE के बारे में हम जानते हैं, CCE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। और निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है साथियों स्कूल आधारित मूल्यांकन है, ये सत्र के मध्य में लिया जाता है, और ये जो होता है 40% रखा गया है साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। CCE में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 40% जो हिस्सा होता है वो हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन का होता है, और 60% जो होता है वो हमारा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, तो समेटिव असेसमेंट से संबंधित है साथियों। निर्माणात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी में फॉर्मेटिव कहते हैं साथियों, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जिससे 40% हिस्सा होता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क के कौन से भाग का मुख्य कार्य शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें साथियों। जो मस्तिष्क में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो प्रमस्तिष्क करता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पर ऐच्छिक क्रिया पूछी गई है जो कि प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है साथियों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, नीचे दिए गए कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। साथियों पहला कथन है हमारा यहाँ पर, विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात तक जाते हैं। कथन 2, संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए पहला कथन सत्य है, ऑप्शन बी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी दूसरा कथन सत्य है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो विश्लेषण विधि होती है उसमें हम अज्ञात वस्तु से ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, अज्ञात विषय वस्तु से ज्ञात विषय वस्तु की ओर जाते हैं। और संश्लेषण जो विधि हुए वो विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है, इसमें हम
ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सत्य है साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दोनों कथन सत्य है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2003। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम जो था वो 2000 में पारित किया गया था। सभी साथी ध्यान रखें, और 2000 में भी फरवरी 2000 में पारित किया गया था साथियों, ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान का जो अनुच्छेद है वो 164 में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 164 में, कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की परिषद भी होगी, मंत्रियों की एक परिषद रखी जाती है साथियों, वो राज्यपाल को सलाह देते हैं साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एकमात्र ऐसा अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो ब्रोमीन है वो एक प्रकार से ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक सभी साथी ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यचर्या एक पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन बी शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है कि एक किताब है। ऑप्शन सी अध्ययन का एक कार्यक्रम है। ऑप्शन डी कुशल आलोचनाओं का एक किताब है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर पाठ्यचर्या के बारे में पूछा गया है। जो पाठ्यचर्या होती है वो पाठ्य पुस्तक नहीं है। पाठ्य पुस्तक तो पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं हो सकता। शिक्षकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है कि किताब है साथियों, किताब पुस्तक थोड़ी है पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या तो एक संपूर्ण जो हमारी शैक्षिक गतिविधियां होती है वो सब आ जाती है उसमें। ऑप्शन डी कुशल आलोचनाओं का एक किताब है साथियों, किताब नहीं होती है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम में जरूर पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित होती है साथियों। जो पाठ्यचर्या होती है वो हमारा अध्ययन का एक कार्यक्रम है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या और जो पाठ्यक्रम होते हैं उनका जो संबंध होता है बालक के संपूर्ण विकास से होता है, और जो जिसके अंतर्गत जो आता है पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण क्षेत्र आ जाता है। शारीरिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, जो भी क्रियात्मक, शारीरिक सब कुछ विकास इसके अंदर सम्मिलित होता है, और इसमें जो अध्ययन करने का क्षेत्र है वो भी सम्मिलित है साथियों। तो पाठ्यचर्या एक तरह से अध्ययन का एक कार्यक्रम है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एक सामान्य भूजल प्रदूषक है जो ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी मर्करी, ऑप्शन डी साइनाइड। साथियों, ब्लैक फुट रोग का कारण जो होता है साथियों आर्सेनिक होता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है साथियों। वह यह जो होता है आर्सेनिक पानी के अपचयित विघटन के कारण होता है, और आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से भूजल प्रदूषकों में पाया जाता है, लेकिन पानी की अत्यधिक जो पंपिंग होती है उसके कारण इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है, काली कर देता है, त्वचा को काला कर देता है। इसी कारण इसको ब्लैक फुट रोग कहा जाता है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप सभी को अगर हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे और सभी साथी हमारे साथ जुड़कर
इन सब कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन कक्षा में। हम DRB टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवें तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।